हेलो एवरीवन। इकोनॉमिक्स पीवाईक्यू सीरीज़ में 2013-14 का क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं। आज अपन करेंगे 2015 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चंस को साथ साथ पढ़ना और फिर उसका आंसर दिमाग में सोचना ताकि आप एनालाइज कर सको कि अपन कहाँ पर हैं। ठीक है, तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन धन योजना निम्नलिखित में से किसके लिए प्रारंभ की गई थी? भाई गरीब लोगों को अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर आवास ऋण प्रदान करने के लिए, या पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित करने के लिए, या देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए, या फिर वंचित समुदायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी, ये देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रारंभ की गई थी। पढ़ते हैं इसके बारे में। देश में वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 में हुई। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय मिशन, जिसका उद्देश्य पेंशन, बीमा, जमा, प्रेषण, ऋण सहित विभिन्न वित्तीय सेवाओं तक सभी नागरिकों की वहनीय पहुंच बनाना, वित्त मंत्रालय द्वारा। आगे पढ़ने के लिए सुझाव। भाई गवर्नमेंट स्कीम के उद्देश्य कौन से मंत्रालय की योजना है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार आप गवर्नमेंट स्कीम्स को तैयार कर सकते हैं। तो अब अपन 2025 का पेपर देने वाले हैं, तो 2024-25 में जितनी भी स्कीम्स आई हैं वो सारी पढ़नी है। भाई ओवरड्राफ्ट सुविधा पात्र धारकों को उपलब्ध है। PMJDY खाते प्रत्यक्ष लाभांतरण DPT, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी बैंक मुद्रा योजना के लिए पात्र हैं। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी देश के कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? तो GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है? आर्थिक वृद्धि दर धीमी हो गई है। बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण हो रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है। इसमें ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। देखते हैं क्यों। देखो, कर GDP का अनुपात का उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई सरकार देश के आर्थिक संसाधनों को कितने कुशल तरीके से नियंत्रित करती है। ग्रॉस टैक्स कलेक्शन GDP रेशियो 2011 से 2019 तक इंडिया इज़ द हायर देन नॉर्मल, मतलब इंडिया की हायर रही है नॉर्मल से GDP कलेक्शन रेशियो। ये सभी कंट्रीज़ का आपस में रिलेशन दिखा रखा है कि पर कैपिटा GDPs कितनी है, टैक्स GDP कितनी आई है, भाई टैक्स गैप कितना आया है, तो वो सब वैल्यूज़ दी हुई हैं। यदि कर GDP अनुपात अधिक है तो यह देश की बेहतर आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। सरकार के पास कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करने के लिए अधिक निधि है। यह दिखाता है कि देश की आर्थिक वृद्धि अधिक तेज़ी से होगी। इसी प्रकार कर GDP का कम होना आर्थिक वृद्धि दर धीमी होने का सूचक है। ये राष्ट्रीय आय के समान वितरण को नहीं दर्शाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? भाई कोयला उत्पादन को, उर्वरक उत्पादन को, या विद्युत उत्पादन को, या इस्पात उत्पादन को? ऑब्वियसली विद्युत उत्पादन को। मूल उद्योग कोर इंडस्ट्री औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में 8 कोर उद्योगों का योगदान लगभग 40% है। योगदान के घटते क्रम में कोर उद्योग रिफाइनरी उत्पाद 28.4% है, 0.4% है। उद्योग और विद्युत का है भाई 19.85%, और स्टील का है 17.92%, कोयला का है 10.33%, और कच्चे तेल का है 8.98%, प्राकृतिक गैस का 6.88%, और सीमेंट का 5.37%, और उर्वरक का 2.63% है भाई। तो रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा, उसके बाद उद्योग का ही है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। आधार वर्ष इसका 11-12 है, 2011-12। IIP खनन, बिजली विनिर्माण इत्यादि को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? भाई ये पूछा है। देखो,
NIF केंद्र सरकार के अधीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के लिए एक स्वायत्त संस्था है, बात बिल्कुल सही है। NIP अत्यंत उन्नत विदेशी वैज्ञानिक संस्थाओं के सहयोग से भारत की प्रमुख प्रीमियर वैज्ञानिक संस्थाओं में अत्यंत उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान को मजबूत करने की एक पहल है। ये स्टेटमेंट गलत है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। पढ़ते हैं, राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान NIF की स्थापना 2000 में हुई। स्वायत्त निकाय DST के अधीन है भाई ये, और उद्देश्य इसका क्या है? तकनीकी नवाचारों और उत्कृष्ट पारंपरिक ज्ञान को मजबूत करने के लिए भारत की राष्ट्रीय पहल, ताकि भारत को एक रचनात्मक तथा ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था समाज बनने में मदद मिल सकेगी। इंस्पायर अवार्ड मानक मिलियन माइंड ऑगमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशन एंड नॉलेज को NIF तथा DST द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भारतीय रिजर्व बैंक सांविधिक नकदी अनुपात स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को 50 आधार अंक बेसिस पॉइंट कम कर देता है तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना होती है भाई? भारत की GDP विकास दर प्रबलता से बढ़ेगी? नहीं। विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लाएंगे? ये भी नहीं है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी लिक्विडिटी में प्रबलता से कमी आ सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है भाई। सांविधिक नकदी अनुपात SLR बैंकों को अपनी जमा का एक न्यूनतम प्रतिशत अपने पास तरल नकदी, सोना व अन्य प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के तहत सीमा इसकी 0 से 4% के बीच में होती है, 40% के बीच में होती है। वर्तमान में इसका SLR कितना है भाई? 18%। यदि SLR 50 आधार कम कर दिया जाए तो अब बैंकों के पास अधिक राशि ऋण देने के लिए होगी। बैंक अपने ब्याज दर को कुछ कम कर सकते हैं। इससे बैंकिंग व्यवस्था की तरलता या नकदी बढ़ेगी। इसलिए डी स्टेटमेंट क्या है? गलत है। निवेशकों व GDP विकास दर प्रभाव इससे प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं, इसलिए A और B स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन से अनुमोदित करता है भाई? कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, या कृषि लागत और कीमत आयोग, या कृषि मंत्रालय का विपणन व निरीक्षण निदेशालय, या कृषि उत्पाद विपणन समिति? तो भाई गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत को निर्धारित या अनुमोदित करता है भाई आर्थिक मामले की मंत्रिमंडलीय समिति। केंद्र उचित व लाभकारी कीमतों की घोषणा करता है जो कृषि लागत और मूल आयोग CACP की मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर निर्धारित की जाती है और आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा घोषित की जाती है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य परामर्शित मूल्य SAP की घोषणा की जाती है, जो आमतौर पर एक FRP से अधिक होते हैं। राज्य परामर्शित मूल्य SAP राज्य सरकार द्वारा FRP के ऊपर घोषित मूल्य है। FRP सरकार द्वारा घोषित मूल्य है जो किसानों से खरीदे गए गन्ने का भुगतान करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। FRP गन्ने से चीनी की मात्रा पर आधारित होता है। मात्रा जितनी अधिक होगी FRP उतना ही अधिक होगा। इसका भुगतान गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी किया जाता है। 14 दिनों के भीतर भुगतान। 2009-10 से पहले केंद्र सरकार गन्ने का वैधानिक न्यूनतम मूल्य SMP तय कर रही थी और किसान 50/50 के आधार पर एक चीनी मिल के मुनाफे को साझा करने के हकदार थे। चीनी मूल्य निर्धारण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है भाई। गन्ना तापमान भाई इसके लिए गर्म और आर्द्र जलवायु के साथ 21 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान की ज़रूरत होती है। वर्षा इसमें 75 से 100 सेंटीमीटर की ज़रूरत होती है। मिट्टी का प्रकार होता है गहरी समृद्ध दोमट मिट्टी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो कृषि उत्पादों के बाजार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 नहीं, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम, इसी के आधार पर विनियमित किया जाता है भाई। APMC एक्ट इसे बोलते हैं। APMC एक्ट के तहत राज्य सरकारें कृषि
उपज और पशुधन को विनियमित करती है। कृषि राज्य सूची का विषय है, अनुसूची 7 के अंदर उल्लेख है भाई। कृषि उपज की थोक बिक्री विभिन्न राज्य सरकारों के कृषि उत्पादन विपणन अधिनियमों द्वारा विनियमित होती है। कृषि उपज विपणन समिति APMC अधिनियम संबंधित राज्य सरकारों को वस्तुओं, नामित बाजारों और बाजार क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिए अधिकृत करता है। वहाँ विनियमित व्यापार होता है। आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 ESA आवश्यकता वस्तु अधिनियम 1955 उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं के आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें बेईमान व्यापारियों द्वारा शोषण से बचने के लिए अधिनियमित किया गया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है। अधिनियम की धारा 2 क्लोज A के अनुसार कहा गया है कि आवश्यक वस्तु का अर्थ इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट वस्तु है। यह एक्ट केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वो किसी भी वस्तु को आवश्यकता वस्तु सूची में जोड़ या घटा सकती है। केंद्र अगर यह संतुष्ट है कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है तो राज्य सरकारों के परामर्श से किसी वस्तु को आवश्यक रूप से अधिसूचित कर सकता है। किसी वस्तु को आवश्यक घोषित करके सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है और स्टॉक सीमा लगा सकती है। कृषि उत्पाद श्रेणीकरण चिन्हांकन अधिनियम 1937 एगमार्क चिन्ह प्रमाणन करता है जो कि उत्पाद की जैविक अखंडता तथा गुणवत्ता का आश्वासन है। एगमार्क एक प्रमाणन चिन्ह है जो सरकारी एजेंसी, निदेशालय, विपणन और निरीक्षण द्वारा अनुमोदित मानकों के अनुरूप होने का आश्वासन देता है। वर्तमान एगमार्क 205 विभिन्न वस्तुओं के लिए गुणवत्ता दिशा निर्देश को कवर करता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के अनाज, दालें, वनस्पति तेल, आवश्यक तेल, फल और सब्जियां और अर्ध प्रसंस्कृत उत्पाद जैसी सेवाएं शामिल हैं। खाद्य उत्पाद आदेश 1956 तथा मांस एवं खाद्य उत्पाद आदेश 1973 मांस तथा खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता, स्वच्छता, बाहरी वस्तुओं की मात्रा आदि की सीमा के निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है? तो भाई वो निकालता है श्रम ब्यूरो। औद्योगिक कर्मकार के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक श्रम ब्यूरो द्वारा देश के औद्योगिक महत्व के 70 केंद्रों में रहने वाले श्रमिकों के लिए निकाला जाता है। CPIW को श्रम ब्यूरो श्रम रोजगार मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय द्वारा संकलित और अनुरक्षित किया जाता है। आधार वर्ष इसका 2016 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता से क्या तात्पर्य है भाई? रुपए के नोटों में बदले सोना प्राप्त कर सकना, क्या लॉजिक है ये? रुपए के मूल्य को बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित होने देना, रुपए को अन्य मुद्राओं में व अन्य मुद्राओं को रुपए में परिवर्तित करने के लिए स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्राप्त करना। तो यही स्टेटमेंट मेरे को तो सही लग रहा है, यही है, स्वतंत्र रूप से अनुज्ञा प्राप्त करना है भाई रुपए को अन्य मुद्राओं में, अन्य मुद्राओं को रुपए में बदलने के लिए। रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य यदि किसी व्यक्ति के पास कोई विदेशी मुद्रा भंडार, यूरो, डॉलर, येन इत्यादि को बाजार आधारित विनिमय दर पर भारतीय मुद्रा में बदल सकता है। ध्यान रहे, पहले RBI विनिमय दर नियंत्रित करती थी। वर्तमान स्थिति चालू खाता BOP में 1993 में पूर्ण परिवर्तनीयता को अपनाया गया है। चालू खातों के सभी घटकों यथा आयात, निर्यात, सेवा, दान, उपहार, ब्याज, लाभांश, स्थानांतरण को भारतीय मुद्राओं में बदला जा सकता है। वहीं पूंजी खाता में पूर्ण परिवर्तनीयता अभी भी भारत में नहीं है। पूंजी खाता परिवर्तनीयता पर SS तारापुर समिति 1997 की सिफारिशों के बाद भारत इस खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता की अनुमति देने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये समग्र नीति के अंदर पर्याप्त सुधार किए गए हैं और विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं के कुछ स्तरों के लिए यह पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की अनुमति देने वाली अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग को निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है भाई? अपेक्षा होती है सोरा की, या सेल फॉस्फेट या रॉक फॉस्फेट की, या कोकिंग कॉल की, या फिर उपयुक्त सभी की।
तो भाई आयात की कोयले की आवश्यकता होती है, कोकिंग कोल की आवश्यकता होती है। हालांकि उत्पादन होता है बट फिर भी नीचे वाले देशों से लिया जाता है कोयला। स्टील उद्योग के लिए मुख्यतः कच्चा लोहा, कोयला और चूना पत्थर का उपयोग किया जाता है। भारत में अच्छी गुणवत्ता का कोकिंग कोल नहीं होने के कारण भारत इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका से आयात करता है। यूपीएससी ने इस कॉन्सेप्ट पर फिर से क्वेश्चन पूछा था। सोरा और रॉक फॉस्फेट स्टील उद्योगों में काम ही नहीं आते हैं। रॉक फॉस्फेट विश्व के सभी महाद्वीपों में पाया जाता है। इसका उपयोग अकार्बनिक फॉस्फोरस उर्वरकों के निर्माण में कच्चे माल के रूप में किया जाता है। फॉस्फोरस की आवश्यकता पौधों को अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होती है। यही कारण है कि इसे प्राथमिक पौधे पोषक तत्व के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह प्रकाश संश्लेषण, कार्बन मेटाबॉलिज्म और नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीएपी और एनपीके उर्वरकों के लिए रॉक फॉस्फेट प्रमुख कच्चा माल है। फिलहाल भारत इस कच्चे माल के लिए 90% आयात पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? भाई विचार करने हैं इस पे। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। लगातार, भाई ये स्टेटमेंट लगातार थोड़ा सा एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, इसलिए गलत है। पिछले दशक में बाजार कीमतों पर रुपयों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। ये भी लगातार है भाई, बट इसमें सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, सही है, बताती हूँ। देखो, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक विशिष्ट समय अवधि, एक वर्ष में देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक बाजार मूल्य जीडीपी कहलाता है। यदि वर्तमान मूल्य पर गणना की जाए तो इसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। वास्तविक जीडीपी आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर गणना। आधार वर्ष इसका क्या है भाई, 2011-12। जीडीपी की गणना C+I+G+X-M, ये फॉर्मूला है। C क्या है यहाँ पर, उपभोग, G क्या है, सरकारी व्यय, I इन्वेस्टमेंट है, और X-M निर्यात माइनस आयात है। साधन लागत दर जीडीपी एक वर्ष में किसी देश की देश की घरेलू सीमाओं के भीतर उत्पादों का मूल्य उत्पादन के कारकों द्वारा प्राप्त किया जाता है, जीडीपी माइनस एफसी से। और सरकार लागत क्या बोल रही हूँ मैं, बाजार लागत दर पर जीडीपी, बाजार लागत पर जीडीपी, साधारण लागत पर जीडीपी प्लस अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी। बाजार लागत उस राशि को संदर्भित करती है जिस पर एक संपत्ति बाजार में बेची जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 2001 से 10 के बीच में जीडीपी में लगातार वृद्धि नहीं हुई, 2008 में मंदी हुई। और इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही है क्योंकि पिछले दशक में बाजार की कीमतों में सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैंक दर, खुली बाजार कार्यवाही, ओपन मार्केट सिस्टम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कहाँ से अपने खुद के वर्ड्स आते हैं यार। लोक ऋण, पब्लिक डेप्ट, लोक राजस्व, पब्लिक रेवेन्यू। तो इसमें पूछा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के संबंध में उपयुक्त में से कौन से मौद्रिक नीति के घटक हैं। भाई मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन से घटक हैं, वो तो बैंक रेट है और ओपन मार्केट ऑपरेशन है। पब्लिक डेप्ट और पब्लिक रेवेन्यू उसका नहीं है भाई। मौद्रिक नीति केंद्रीय बैंक आरबीआई द्वारा निर्धारित व्यापक आर्थिक नीति है। मौद्रिक नीति उपकरणों का एक सेट है जो देश के केंद्रीय बैंकों के पास ब्याज दर और देश के बैंकों, इसके उपभोक्ताओं और उसके व्यवसायों के लिए उपलब्ध धन की समग्र आपूर्ति को नियंत्रित करके स्थायी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध है। यह मांग पक्ष की आर्थिक नीति है जिसका उपयोग किसी देश की सरकार द्वारा मुद्रास्फीति, खपत, विकास और तरलता जैसे व्यापक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। मौद्रिक नीति के प्रकार भाई, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, उद्देश्य अर्थव्यवस्था में बाजार दरों में कमी, केंद्रीय बैंकों द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बैंकों के लिए आरक्षित आवश्यकताओं को कम करके मुद्रा आपूर्ति को बढ़ाना है। संकुचनकारी मौद्रिक नीति का लक्ष्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को कम करना है। यह ब्याज दरों को बढ़ाकर, सरकारी बॉन्ड बेचकर और बैंकों के लिए आरक्षित आवश्यकताओं को बढ़ाकर ये प्राप्त किया जाता है।
मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण कौन कौन है? नैतिक अनुनय, चयनात्मक ऋण नियंत्रण और सीधी कार्यवाही। मात्रात्मक उपकरण है CRR, SLR। नैतिक अनुनय के फिर इसके बाद रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट। फिर MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन। लोक ऋण और लोक राजस्व राजकोषीय नीति के उपकरण है भाई, मौद्रिक नीति के नहीं है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, केवल। एक्सट्रीम स्टेटमेंट। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती, ये भी नेगेटिव स्टेटमेंट। घटा हुआ मुद्रा परिचालन, मनी सर्कुलेशन, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। अब ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए, और अपना घटा हुआ मुद्रा परिचालन जो है ये मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ये स्टेटमेंट सही है। मुद्रास्फीति से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य कीमतों में वृद्धि, यानी वस्तुओं के उत्पादन की दर वहीं बनी रहे लेकिन मुद्रा का प्रसार तरलता बढ़ जाए तो मुद्रा की कीमत कम हो जाएगी तथा उसी वस्तु सेवा के लिए अधिक मुद्रा खर्च करनी पड़ेगी। भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण 4± 2% है, 2 से 6%। नियंत्रण RBI द्वारा किया जाता है, अतः RBI बढ़ी हुई तरलता को अवशोषित कर मुद्रास्फीति नियंत्रण का प्रयास करता है। उपकरण क्या है भाई? बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, SLR में वृद्धि, खुले बाजारों से प्रतिभूति बेचना इत्यादि के साथ साथ रिवर्स रेपो रेट कम करना, ऋण उपलब्धता को नियंत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादन में कास्ट के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपभोग निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है भाई? श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का है, टेक्नोलॉजिकल प्रगति का, या फिर पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी का? ये दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्टरी आ गए, तो भाई पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी प्रगति है ये, क्योंकि हल जब कास्ट का ना हो के स्टील का होगा तो बढ़िया तरीके से जोता जाएगा। लकड़ी के हल की जगह स्टील के हल, इससे उत्पादकता बढ़ेगी जिससे पूंजी निवेश भी बढ़ेगा। विकल्प A गलत है क्योंकि श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजिकल प्रगति का मतलब कार्यरत श्रमिकों के द्वारा उत्पादकता बढ़ाने से है। C स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि इससे पूंजी लागत बढ़ेगी ना कि घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है? वस्तु एवं सेवाओं, या फिर सोना चांदी, या डॉलर व अन्य दुर्लभ मुद्राएं हार्ड करेंसीज? तो फिर यही है भाई, डॉलर और अन्य मुद्राएं हार्ड करेंसीज। दुर्लभ मुद्राएं हार्ड करेंसीज वे मुद्राएं जिनमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किए जाते हैं। दुनिया की सबसे मजबूत मुद्रा वह है जिसमें उच्च स्तर की तरलता है, इसमें उच्चतम विश्वास दिखाया जाता है और हर अर्थव्यवस्था द्वारा इसकी आवश्यकता होती है। वर्तमान में डॉलर सर्वत्र आयात निर्यात निवेश में उपयोग में आता है, अतः डॉलर की कमी होने पर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विडिटी की समस्या आ जाती है। अन्य दुर्लभ मुद्राएं कौन सी हैं भाई? येन, पाउंड, यूरो। चीन के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण युआन भी धीरे धीरे इस ओर बढ़ रही है। सॉफ्ट करेंसी विदेशी मुद्रा बाजार में प्रयुक्त एक शब्द जो उस मुद्रा को दर्शाता है जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपने विदेशी मुद्रा बाजार में आसानी से उपलब्ध है। उदाहरण के लिए भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया एक नरम मुद्रा है। यह मूल रूप से कठिन मुद्रा के लिए विपरीत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति वर्ष निरंतर घाटे का बजट बढ़ रहा है। घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाहियाँ की जा सकती हैं? राजस्व व्यय में कमी करना, ये तो करी जा सकती है। नई कल्याणकारी योजनाएं आरंभ करना, ये तो ज़रूरी है भाई। तो फिर इनमें तो नहीं किया जा सकता कमी। उपदानों या सब्सिडीज़ का नियुक्तिकरण करना, हाँ भाई सब्सिडीज़ को थोड़ा मैनेज किया जा सकता है। उद्योगों का विस्तार करना, ये तो अच्छी बात है। तो भाई इसमें 1 और 3 आएगा। बजट घाटे से तात्पर्य सरकार की कुल प्राप्तियां राजस्व और पूंजीगत के बजाय कुल व्यय राजस्व और पूंजीगत का अधिक होना है। ठीक है, घाटे को कम करने के लिए अपन को क्या कर सकते हैं भाई? राजस्व व्यय में कमी लाई जा सकती है, सब्सिडियों का युक्तिकरण किया जा सकता है, अनावश्यक खर्चों में कमी की जा सकती है, सार्वजनिक व्यय में कमी की जा सकती है, राजस्व बढ़ाने के लिए कर बढ़ाया जा सकता है, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का विनिवेश देखा जा सकता है। घाटे के प्रकार राजकोषीय घाटा
कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां उधार को छोड़कर। राजस्व घाटा क्या होता है भाई? राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। प्राथमिक घाटा क्या होता है? राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, थोड़ा इसको देख लेना। ओके, तो ये अपना पेपर हो गया 2000। अब 2015 के पेपर के बाद करेंगे 2016 का पेपर, वो करते हैं अपन कल नेक्स्ट वीडियो में। बहुत जल्दी यार अपना एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको फटाफट रीडिंग लगाते हैं ताकि कॉन्सेप्ट थोड़े दिमाग में घुसें। वैसे इकोनॉमिक्स यार बहुत कमज़ोर है। जय बाबा की। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।